बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफियत से ही होंगे। आज के अपनी इस वीडियो के अंदर हम CS 504 का लेक्चर नंबर 24 कवर करने जा रहे हैं। तो इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है वो है जी आर्किटेक्चरल मॉडल्स। आर्किटेक्चरल मॉडल जो है वो लाइक एनालिसिस मॉडल की तरह ही होता है, ये वो बताना चाह रहे हैं आपको। पहला यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये लिखा हुआ है कि लाइक एनालिसिस मॉडल, जिस तरह एनालिसिस मॉडल होता है ऐसे ही आर्किटेक्चरल मॉडल भी होता है। आगे मैंने डिफरेंट काइंड्स ऑफ आर्किटेक्चरल मॉडल के अंदर हमारे पास डिफरेंट आर्किटेक्चरल मॉडल्स की जो है वो काइंड्स होती हैं, यानी उसकी टाइप्स होती हैं, उसकी इकसाम होती हैं। आर डिवेल्प्ड ड्यूरिंग द आर्किटेक्चरल डिज़ाइन प्रोसेस, यानी जब कहता है हम किसी भी सिस्टम का आर्किटेक्चरल डिज़ाइन प्रोसेस डेवलप कर रही होती हैं, तैयार कर रही होती हैं, तो उस दौरान हम डिफरेंट टाइप्स के जो है वो डिफरेंट काइंड के जो है वो आर्किटेक्चरल मॉडल जो है वो तैयार करते हैं। जिनमें हमारे पास पहला जो मॉडल है उसका नाम है स्टैटिक स्ट्रक्चरल मॉडल, और दूसरे मॉडल का नाम है डायनामिक प्रोसेस मॉडल, और तीसरे मॉडल का नाम है इंटरफेस मॉडल। तो ये तीनों जो मॉडल्स हैं ये बेसिकली काइंड है किसकी, आर्किटेक्चरल मॉडल की। तो ये आपने याद रखने हैं, इनके नाम अच्छे से याद कर लें कि आर्किटेक्चरल मॉडल को आर्किटेक्चरल डिज़ाइन प्रोसेस के दौरान जब तैयार किया जाता है तो उसकी डिफरेंट काइंड्स यानी डिफरेंट इकसाम होती हैं, जिसमें पहली जो किस्म है उसका नाम है स्टैटिक स्ट्रक्चरल मॉडल, दूसरी डायनामिक प्रोसेस मॉडल, और तीसरी इंटरफेस मॉडल्स। अब इनके बारे में डिफरेंस देख लेते हैं। तो जो सबसे पहली टाइप है काइंड है स्टैटिक स्ट्रक्चरल मॉडल। ये कौन सी काइंड होती है, द मेजर सिस्टम कंपोनेंट्स, कहता है जो बेसिकली शो कर रही होती है हमें किसी भी सिस्टम के मेजर कंपोनेंट्स को। उसके बाद जो दूसरी काइंड है डायनामिक प्रोसेस मॉडल, इसमें क्या होता है, शोज द प्रोसेस स्ट्रक्चर ऑफ द सिस्टम, यानी किसी भी सिस्टम का जो प्रोसेस होता है उसके स्ट्रक्चर को जो है वो जब हम शो करते हैं तो वो किस मॉडल में शो करते हैं, डायनामिक प्रोसेस मॉडल के अंदर। और जो तीसरा मॉडल है जिसका नाम है इंटरफेस मॉडल, उसमें क्या कहते हैं हम करते हैं आर डेवलप्ड टू डिफाइन सब सिस्टम्स इंटरफेस, कहते हैं जिसमें बेसिकली हम अपने सिस्टम के सब सिस्टम जो है वो डिफाइन कर रहे होते हैं ना, उसको हम इंटरफेस मॉडल कहते हैं। ये जो तीनों काइंड है ना, ये जो तीनों टाइप्स हैं ये बेसिकली किसकी टाइप है, आर्किटेक्चरल मॉडल की डिफरेंट काइंड्स हैं। ठीक हो गया। आगे नेक्स्ट अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी आर्किटेक्चरल स्टाइल्स, यानी जब हम आर्किटेक्चरल मॉडल को तैयार करते हैं तो उसको किस किस अंदाज से तैयार किया जाता है, किस किस तरीक़ों से उसको बनाया जाता है, वो यहाँ पे उसको स्टाइल। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ कहता है आर्किटेक्चरल डिज़ाइन में बी बेस्ड अपॉन अ सर्टेन पैटर्न ऑफ मॉडल, दीज डिफरेंट पैटर्न्स आर आल्सो कॉल्ड आर्किटेक्चरल स्टाइल्स। तो ये यहाँ पर आपने इतनी इसकी डेफिनेशन, अगर पेपर में आपको इसकी डेफिनेशन आती है कि आर्किटेक्चरल स्टाइल्स क्या होता है तो आपने इसके बारे में लिखना है कि आर्किटेक्चरल डिज़ाइन जो है वो बेसिकली किसी भी स्पेसिफिक मॉडल के सर्टेन पैटर्न पर डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है, और कहता है इसी बेसिकली पैटर्न जिसके साथ जिस पैटर्न को हम फॉलो करते हुए हम अपना आर्किटेक्चरल मॉडल तैयार करते हैं, कहता है बेसिकली उसी पैटर्न को हम आर्किटेक्चरल स्टाइल्स कहते हैं। अब ये जो आर्किटेक्चरल स्टाइल्स होते हैं मतलब किन किन तरीक़ों से, किन किन अंदाज से हम अपना आर्किटेक्चरल मॉडल तैयार कर सकते हैं, कहता है वो हमारे पास चार तरीके हैं, चार डिफरेंट जो है स्टाइल्स हैं। तो इनके आपको नाम याद होने चाहिए बड़े अच्छे से। ठीक है, इनके चारों के ये बेसिकली क्या है जी, ये चारों वो तरीके हैं, ये चारों वो पैटर्न्स हैं जिनको फॉलो करते हुए आप अपना जो है वो आर्किटेक्चरल मॉडल जो है वो तैयार करते हो। और इन चारों तरीकों को हम क्या कहते हैं, आर्किटेक्चरल स्टाइल्स कहते हैं। तो पहला जो हमारे पास आर्किटेक्चरल स्टाइल है उसका नाम है डाटा सेंटर्ड आर्किटेक्चर। दूसरा जो हमारे पास पैटर्न है आर्किटेक्चरल स्टाइल का उसको हम कहते हैं क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर एंड इट्स वेरिएशंस। और तीसरा जो है उसको हम कहते हैं लेयर्ड आर्किटेक्चर्स। और चौथा जो है उसको हम कहते हैं रेफरेंस आर्किटेक्चर। ये चार डिफरेंट बेसिकली पैटर्न्स हैं हमारे आर्किटेक्चरल मॉडल को तैयार करने के लिए। तो लिहाजा ये आपके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी बन सकता है कि आपके आर्किटेक्चरल स्टाइल्स या फिर आर्किटेक्चरल मॉडल्स के कितने पैटर्न्स हैं, ठीक है, कितने स्टाइल्स हैं। तो आपने इनकी नंबरिंग याद रखनी है कि इनकी बेसिकली 4 जो हैं वो पैटर्न्स हैं, 4 आर्किटेक्चरल जो है वो स्टाइल्स हैं। उसके बाद शॉर्ट के अंदर आपको इनके चारों के नाम पूछे जा सकते हैं कि आर्किटेक्चरल स्टाइल्स या फिर आर्किटेक्चरल पैटर्न के जो मॉडल हैं, सर्टेन मॉडल्स हैं, उनके नाम बताओ। तो आपने इनके नाम जो है वो लिख लेने हैं। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट अगला टॉपिक है जी, अब दोस्तों बारी बारी अब हमने ये जो चार पैटर्न्स पढ़े हैं, चार जो हमने स्टाइल्स पढ़े हैं, इन चारों को हम बारी बारी जो है वो अब देखेंगे। तो पहला कौन सा था जी, डाटा सेंटर्ड और द रिपोजिटरी मॉडल। अब देखो जो पहला आपका स्टाइल है, जो पहला पैटर्न है जिसका नाम था डाटा सेंटर्ड आर्किटेक्चर, तो इसके बेसिकली दो नाम है, इसको डाटा सेंटर्ड आर्किटेक्चर भी कहते हैं, आर्किटेक्चर मॉडल भी कहते हैं, या इसको रिपोजिटरी मॉडल भी कहते हैं। दोबारा बता रहा हूँ, ये जो आपकी पहला पैटर्न है ना, ये जो पहली आर्किटेक्चर स्टाइल है
किसी भी आर्किटेक्चरल मॉडल को तैयार करने के लिए उसके दो नाम है, एक उसका नाम है डाटा सेंटर्ड मॉडल और दूसरा उसका नाम है रिपोजिटरी मॉडल। तो लिहाजा आपको इनके इसके दोनों नाम याद होने चाहिए। ये आपको एमसीक्यूज के हवाले से भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और दूसरा आपको शार्ट क्वेश्चन मान लो लैंग्वेज के सर कहते हैं जी रिपोजिटरी मॉडल लिखो, तो अब कई बच्चे कंफ्यूज होंगे तो हमने तो रिपोजिटरी मॉडल पढ़ा ही नहीं है। हालांकि ये बेसिकली डाटा सेंटर्ड मॉडल को ही रिपोजिटरी मॉडल भी कहते हैं। ये आपको इनके दोनों दोनों नाम जो है वो याद होने चाहिए। अच्छा जी, तो अब इसकी कर लेते हैं डेफिनेशन। कहता है बेसिकली डाटा सेंटर्ड मॉडल या फिर जिसको हम रिपोजिटरी मॉडल कहते हैं, ये बेसिकली क्या करता है, ये हमारे सब सिस्टम के अंदर कहता है ये इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करता है एंड डाटा को एक्सचेंज करता है। मतलब हमारे डाटा या इंफॉर्मेशन को जो है वो क्या करता है, सब सिस्टम्स के अंदर एक्सचेंज करता है। ये इसका मेन जो है वो मकसद है। उसके बाद नेक्स्ट कहता है ये जो डाटा सेंटर मॉडल या फिर रिपोजिटरी मॉडल है, इसको हम कितने डिफरेंट तरीकों से बना सकते हैं। तो कहता है इसको हम दो डिफरेंट तरीकों से बना सकते हैं। तो देखो अब ये भी आपने पॉइंट याद करने हैं इनके दोनों कि डाटा सेंटर मॉडल या फिर रिपोजिटरी मॉडल को हम दो डिफरेंट तरीकों से, पहले आपने इसकी डेफिनेशन की कि इसके अंदर हम डाटा या फिर इन्फॉर्मेशन को जो है वो एक्सचेंज करते हैं अपने डिफरेंट सब सिस्टम्स के अंदर। उसके बाद आपने इसके बारे में बताना है कि हम इसको दो डिफरेंट तरीकों से, दो डिफरेंट वेज से जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये एमसीक्यू की वजह से हो गया दो डिफरेंट। आपने वहाँ पे वो आपसे पूछ सकते हैं कि कितने डिफरेंट तरीकों से इसको बनाया जा सकता है, तो आपने कहना टू, वहाँ पे ऑप्शन होंगे 1 2 3 4, तो आपने कहना टू डिफरेंट तरीकों से इसको बनाया जा सकता है। उसके बाद आपको इन दोनों तरीकों की शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर जो है इनके नाम पूछे जा सकते हैं। तो आपने इन दोनों के नाम अच्छे से कर लेने हैं कि पहला जो है वो इसका कौन सा वे है। पहला वे है शेयर डाटा इज हेल्ड इन अ सर्टेन सेंट्रल डाटाबेस और रिपोजिटरी एंड मे बी एक्सेस्ड बाय ऑल सब सिस्टम्स। दूसरा ईच सब सिस्टम्स मेंटेन इट्स ऑन डाटाबेस एंड पासिस डाटा एक्सप्लिसिटली टू अदर सब सिस्टम्स। अब आपको इतने लंबे लंबे ये नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको ना इन दोनों के शॉर्ट से नाम बताता हूँ इन दोनों वेज़ के। तो अगर आपने पेपर के अंदर ये बताना होगा डाटा सेंट्रल मॉडल या फिर जो रिपोजिटरी मॉडल है, इसको बनाने के दो तरीके जो हैं वो कौन कौन से हैं। पहला तरीका दोस्तों वो है जिसमें बेसिकली हमारे पास एक सेंट्रल डाटाबेस होती है जिसको हम अपने तमाम के तमाम सब सिस्टम के साथ जो है वो लिंक करते हैं, ठीक है। और दूसरा जो है वो क्या होता है जिसमें हम अपने हर सब सिस्टम के लिए अलग अलग जो है वो डाटाबेसेस जो है वो बनाते हैं। तो ये दोस्तों सिंपल सा मैंने आपको दोनों बड़े बड़े नामों को, ये दोनों जो बड़े बड़े तरीके थे इन दोनों को सिंपलीफाई वर्डिंग में जो है वो बयान कर दिया। अब इसको थोड़ा एक्सप्लेन भी कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। अब देखो जो पहला तरीका है ना, इसमें वो क्या बोल रहा है कि इसमें एक सेंट्रल डाटाबेस होगी और तमाम के तमाम जो आपकी सब सिस्टम्स हैं वो इसी सेंट्रल डाटाबेस से डाटा को एक्सेस कर रहे होंगे। क्या मतलब है इसका, देखो आपकी वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर सबसे पहले तो आपको ये बताओ सर्वर किसे कहते हैं। सर्वर बेसिकली वो कंप्यूटर होता है जहाँ पे हमारा डाटा जो है वो फिजिकली जाके स्टोर हो रहा होता है। जैसे आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर आपके एलएमएस के ऊपर जितनी आप डाटा अपलोड करते हो, मतलब आप अपनी असाइनमेंट अपलोड करते हो, क्विज देते हो, जीडीबी करते हो, आपका फ़ी का जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, आपकी पर्सनल जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, आपके रिजल्ट की जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, मतलब ये व्यू के अंदर जितना भी आपका डाटा है तमाम वर्चुअल के कैंपसेस का, वो तमाम का तमाम डाटा अगर तो एक ही सर्वर पे स्टोर होगा तो उसको हम कहेंगे कि ये कौन सा तरीका हमने अडॉप्ट किया, पहले वाला, जिसमें क्या हो रहा है कि एक ही मेन सर्वर है, एक ही मेन डाटा सेंटर है जहाँ पे पूरी की पूरी वर्चुअल यूनिवर्सिटी के तमाम कैंपसेस का जो डाटा वो वहाँ जाके उस मेन सर्वर में स्टोर होता है और फिर ज़रूरत पड़ने पर वो तमाम के तमाम वीयू के जो कैंपसेस है पाकिस्तान के अंदर या वर्ल्ड वाइड के अंदर, वो सारे के सारे उसी एक मेन सर्वर से डाटा जो है वो क्या कर रहे होते हैं, कलेक्ट कर रहे होते हैं, रिसीव कर रहे होते हैं, एक्सेस कर रहे होते हैं, ठीक है। बात समझ आई कि पहला जो तरीका है इसमें सेंट्रल डाटाबेस की समझ आई कि इसमें एक ही डाटाबेस सेंटर होता है और तमाम के तमाम कैंपसेस या तमाम के तमाम जो सब सिस्टम्स हैं वो सारे के सारे आपके उसी एक मेन सेंटर को, उसी एक मेन सर्वर को, उसी एक मेन कंप्यूटर को जो है वो एक्सेस कर रहे होते हैं। ये पहला तरीका है जी डाटा सेंटर्ड मॉडल का या फिर रिपोजिटरी मॉडल का। अब दूसरे तरीके की बात कर लेते हैं। जो दूसरा तरीका इसमें क्या हो रहा है, इसमें हो रहा है सब सिस्टम मेंटेन इट्स ऑन डाटाबेस। क्या मतलब है इसका, देखो यानी अगर दोस्तों ऐसा कर लिया जाए कि वीयू के अगर मान लो 300 कैंपसेस हैं तो हर कैंपस अपना अपना डाटाबेस बनाए। मतलब मान लो अगर 300 कैंपसेस हैं तो 300 डाटाबेस सेंटर बने। मतलब कैंपस नंबर 1 के लिए उसका डाटा सेंटर, कैंपस नंबर 2 के लिए उसका डाटा सेंटर, कैंपस नंबर 3 के लिए उसका डाटा सेंटर। मतलब हर कैंपस ने एक सिंगल डाटाबेस, एक सेंट्रल डाटाबेस को एक्सेस नहीं किया, बल्कि उसने हर कैंपस ने अपना अपना खुद का डाटा सेंटर बना लिया। तो इसमें क्या होगा, इसमें अब ये होगा कि अब आपका कोई एक डाटा सेंटर नहीं है, अब जितने कैंपसेस हैं उतने ही डाटा सेंटर हैं, ठीक है। और हर कैंपस अपने अपने मुतलका डाटा सेंटर को जो है वो क्या कर रहा है, एक्सेस कर रहा है।
समझ आ रही है बात की? तो ये दोस्तों इन दोनों वेज का जो है वो मतलब था। समझ आ गई बात की? चलो जी, अब देखो यहाँ पे डायग्राम में बताया जा रहा है, देखो ये एक मेन डाटा सर्वर है, और ये देखो ये मान लो ये कैंपस नंबर 1 है, ये कैंपस नंबर 2 है, ये कैंपस नंबर 3 है, ये कैंपस नंबर 4 है, ये 5 एंड 6 है। आप देख सकते हो, देखो सारे के सारे जो कैंपस हैं, वो सारे के सारे कैंपस आपके एक मेन डाटा सर्वर को जो है वो एक्सेस कर रहे हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारा फर्स्ट वे है, जिसके अंदर हमारे पास एक सेंट्रल पॉइंट है, और उस सेंट्रल पॉइंट से सारे के सारे सर्वर जो है, सारे के सारे कैंपस जो है वो अपने आप को, सॉरी सर्वर कह रहा हूँ, सारे के सारे जो कैंपस हैं वो अपने आप को कनेक्ट किए हुए हैं। और अगर मान लो दोस्तों ऐसा हो कि मान लो ये जो कैंपस नंबर 1 है, इसका अपना डाटा सेंटर हो, ये कैंपस नंबर 2 का। अब अगर ये जितने भी क्लाइंट्स हैं, ये सारे अपना अपना अलग अलग अगर डाटा सर्वर जो है वो यूज़ करेंगे, तो ये सेकंड वाला आप जो है वो वे यूज़ कर रहे हैं, जिसमें आपके तमाम के तमाम क्लाइंट्स यानी तमाम के तमाम जो कैंपसेस हैं, वो अपना अपना अलग जो है वो डाटा सर्वर जो है वो क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, आगे दोस्तों आ जाता है हमारे पास अगला कंसेप्ट है रिपोजिटरी मॉडल, या फिर जिसको आप डाटा सेंटर मॉडल जिसका नाम है, कहता है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स यानी इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज जो है वो बयान करो। अब यहाँ पे दोस्तों हमारे पास जो रिपोजिटरी मॉडल या फिर डाटा सेंटर मॉडल है, उसका जो पहला एडवांटेज है वो है रिपोजिटरी। पहले हम एडवांटेज पढ़ने जा रहे हैं। रिपोजिटरी मॉडल इज एन एफिशिएंट वे टू शेयर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा के, यानी जब आपने लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को शेयर करना हो तो उसके लिए बहुत ही एफिशिएंट है कौन, आपका ये जो रिपोजिटरी मॉडल है या फिर डाटा सेंटर्ड मॉडल है। उसके बाद दूसरा जो इसका एडवांटेजेस है वो है जी, सब सिस्टम नीड नॉट बी कंसर्न विद हाउ डाटा इज प्रोड्यूस, सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट ईजी बैकअप सिक्योरिटी ईटीसी। यानी कहता है इसमें जितने भी आपके सब सिस्टम है, यानी जिसको हमने एक कैंपस का नाम दिया हुआ है, तो जितने भी आपके कैंपसेस है ना, उनको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि आपका मेन डाटा कहाँ पे स्टोर हो रहा है, उसका बैकअप आ रहा है कि नहीं आ रहा, उसकी सिक्योरिटी आ रही है कि नहीं आ रही। उनको इन तमाम की तमाम चीज़ों से कहता है कोई कंसर्न नहीं होता। उनको सिर्फ आपके डाटा से कंसर्न होता है कि डाटा उनका एक्सेस हो रहा है कि नहीं हो रहा। बाकी उनको डाटा कहाँ पे स्टोर हो रहा है, कहाँ पे नहीं स्टोर हो रहा, इन तमाम की तमाम बातों से कोई कंसर्न नहीं होता। ये दूसरा एडवांटेज है किसका, रिपोजिटरी मॉडल का। उसके बाद तीसरा जो इसका एडवांटेज है वो है जी, मॉडल आल्सो प्रोवाइड्स अ ग्लोबल व्यू, यानी कहता है हमारे पास ये जो रिपोजिटरी मॉडल है ना, ये हमारे किसी भी सिस्टम का जो है वो ओवरऑल यानी ग्लोबल व्यू प्रोवाइड करता है। मतलब अगर आपने मान लो पाकिस्तान का पूरा होल नक्शा देखोगे ना, तो हम कहेंगे ये ग्लोबल व्यू है पाकिस्तान का। और अगर आप पाकिस्तान के अलग अलग सूबे का व्यू देखोगे ना, तो वो उसको हम कहेंगे ये ग्लोबल व्यू नहीं है। ठीक है, तो ग्लोबल व्यू होता है जिसमें आप अपनी पूरी की पूरे सिस्टम को, पूरी की पूरी चीज़ को एक ही साथ इकट्ठे देख रहे होते हो। ठीक है, अच्छा जी, तो कहते हैं इसका जो तीसरा एडवांटेजेस है इस मॉडल का, रिपोजिटरी मॉडल का, वो है जी कि ये हमें हमारे सिस्टम का ग्लोबल व्यू जो है वो प्रोवाइड करता है। और उसके बाद एंड द शेयरिंग मॉडल इज पब्लिश्ड एज द रिपोजिटरी स्कीमा, और ये हमारे बेसिकली रिपोजिटरी स्कीमा के जो है शेयरिंग मॉडल को जो है वो क्या करता है जी, पब्लिश कर देता है। ठीक है, ये पब्लिश करता है। लेकिन उसके बाद कहता है ये जो रिपोजिटरी मॉडल है, इसके कुछ कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो इसके डिसएडवांटेज कौन कौन से हैं, कहता है सबसे पहला डिसएडवांटेज है, नुकसान ये है, सब सिस्टम मस्ट एग्री ऑन द रिपोजिटरी डाटा मॉडल, यानी जो हमारे पास सेंट्रल मॉडल है ना, जहाँ पे डाटा हमारा स्टोर हो रहा है, जिस यानी सर्वर में स्टोर हो रहा है डाटा, कहता है उस हमारे रिपोजिटरी डाटा मॉडल के साथ तमाम के तमाम सब सिस्टम यानी तमाम के तमाम कैंपसेस का जो है वो एग्री होना ज़रूरी है। अगर उनमें से कोई एक भी एग्री नहीं होगा तो वो फिर डाटा को एक्सेस नहीं कर पाएगा। आगे जो दूसरा डिसएडवांटेज है इसका, वो ये है डाटा इवेल्यूएशन इज़ डिफ़िकल्ट एंड एक्सपेंसिव। कहता है इसके अंदर ये जो रिपोजिटरी मॉडल है, इसके अंदर डाटा को इवेल्यूएट करना या उसकी इवेल्यूएशन करना बहुत ही मुश्किल होती है और बहुत ही महंगी होती है। आगे scope for implementing specific management policies, it is also difficult to distribute efficiently। कहता है इसके अंदर हमने अगर कोई इसके अंदर जो है ना स्कोप फॉर इम्प्लीमेंटिंग स्पेसिफिक मैनेजमेंट, कहते हैं इसके अंदर ना तीसरा जो डिसएडवांटेज है ना, जो नुकसान है वो ये है कि इसके अंदर हमें स्पेसिफिक मैनेजमेंट की जो पॉलिसीज हैं उनको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, और उनकी वजह से हमारा जो डिस्ट्रीब्यूट है ना, डाटा को डिस्ट्रीब्यूट करना वो बहुत ही उसकी एफिशिएंटी बहुत ही मुश्किल होती है। तो ये इसके तीन जो है डिसएडवांटेज हो गए। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास अगला जो स्टाइल था, याद है ना आपने ऊपर चार मेन स्टाइल्स पढ़े हैं अभी भी, कि पहला आपने देखा कि हमारे ये आर्किटेक्चरल मॉडल को तैयार करने की चार स्टाइल्स हैं, चार पैटर्न्स हैं। उनमें पहला पैटर्न कौन सा था, डाटा सेंट्रल मॉडल या फिर रिपोजिटरी मॉडल, वो तो हमने कंप्लीट कर दिया। अब दूसरा जो मॉडल है उसकी हम बात करने जा रहे हैं, क्लाइंट सर्वर मॉडल। दोस्तों अब क्लाइंट सर्वर मॉडल क्या होता है, तो इसकी सबसे पहले ये डेफिनेशन लिखी हुई है, कहता है क्लाइंट सर्वर मॉडल इज़ अ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम मॉडल। तो पहले ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू इसका लिखा हुआ है कि ये जो आपका क्लाइंट सर्वर मॉडल होता है ना, इसको हम डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम मॉडल भी कहते हैं। आगे इसकी डेफिनेशन है विच शोज हाउ डाटा एंड प्रोसेसिंग इज डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस अ रेंज ऑफ
कंपोनेंट्स। कहता है ये जो क्लाइंट सर्वर मॉडल होता है ना, ये बेसिकली हमें ये शो कर रहा होता है कि डाटा किस तरह से प्रोसेस होगा और कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा डिफरेंट कंपोनेंट्स के दरमियान। तो ये इसकी यहाँ तक होगी डेफिनेशन। उसके बाद the application is modeled as a set of services that are provided by servers and a set of clients that use these services। कहता है बेसिकली इसमें क्या होता है, क्लाइंट सर्वर मॉडल के अंदर हमारे पास डिफरेंट तरह की एप्लीकेशंस को मॉडल किया जाता है जो क्या करती हैं, हमें डिफरेंट तरह की सेट ऑफ सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर रही होती हैं सर्वर्स के थ्रू, और हमें सेट ऑफ क्लाइंट्स दे रही होती हैं, वो क्लाइंट्स जो हमारी उन सर्विसेज को क्या कर देते हैं, यूज़ कर रहे होते हैं। द सिस्टम इज ऑर्गेनाइज्ड एज अ सेट ऑफ स्टैंड अलोन सर्विस। कहता है इसके अलावा जो हमारे पास क्लाइंट सर्वर मॉडल होता है ना, इसकी एक और खासियत ये होती है कि इसके अंदर एक स्टैंड अलोन सर्वर्स भी लगे होते हैं। वो स्टैंड अलोन सर्वर क्या करते हैं, वो स्टैंड अलोन सर्वर बेसिकली स्पेसिफिक सर्विसेज अगर आपने प्रोवाइड करनी, मतलब परफॉर्म करनी हो, लाइक जैसे आपने कोई प्रिंटिंग करनी है, आपने डाटा को मैनेज करना है, तो ये डिफरेंट तरह की स्पेसिफिक सर्विसेज जो है इनको परफॉर्म करने के लिए स्टैंड अलोन सर्वर का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि हमारे क्लाइंट सर्वर मॉडल के अंदर मौजूद होते हैं। आगे एंड सेट ऑफ क्लाइंट्स कहता है, उसके अलावा हमारे पास इसमें सेट ऑफ क्लाइंट्स होते हैं जो हमारी इन स्पेसिफिक सर्विसेज लाइक प्रिंटिंग या डाटा मैनेजमेंट को यूज़ कर रहे होते हैं। आगे क्लाइंट एंड सर्वर्स आर कनेक्टेड थ्रू अ नेटवर्क। कहता है जो क्लाइंट सर्वर मॉडल के अंदर हमारे जो क्लाइंट्स और सर्वर्स होते हैं ना, वो आपस में क्या क्या होते हैं, एक नेटवर्क के थ्रू जो है वो आपस में क्या होते हैं, कनेक्ट हुए होते हैं। और आगे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, कहता है क्लाइंट्स एंड सर्वर्स आर लॉजिकल प्रोसेसेस। यानी कहता है इसके अंदर जो हमारे पास क्लाइंट्स और सर्वर्स आपस में नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट है ना, वो बेसिकली उनके दरमियान लॉजिकल प्रोसेसेस का कनेक्शन बना हुआ है, फिजिकल मैकेनिज्म वहाँ पे मौजूद नहीं होता। आगे क्लाइंट नो द सर्वर्स बट द सर्वर्स डू नॉट नीड टू नो ऑल। ठीक है, यानी वो कहना चाह रहा है कि क्लाइंट सर्वर मॉडल के अंदर जो क्लाइंट्स होते हैं ना, वो सर्वर्स को जानते हैं कि कहाँ पे डाटा स्टोर हो रहा है और कौन कौन से सर्वर्स हैं, लेकिन कहता है सर्वर के लिए ये ज़रूरी नहीं होता कि वो अपने तमाम के तमाम क्लाइंट्स को जाने, उनको पहचाने कि मुझे कौन कौन सा क्लाइंट जो है वो यूज़ कर रहा है। समझ आ गई बात की। अब यहाँ देखो दोस्तों, एक डायग्राम के थ्रू आपको समझा जा रहा है, ये है जी क्लाइंट सर्वर मॉडल, जिसमें देखो ये जो C1 C2 C3 C4 C5 C6 एंड C7 है ना, ये बेसिकली आपके क्लाइंट्स हैं। और ये जो S1 S2 S3 S4 है ना, ये इसके आपके सर्वर्स हैं। तो ये देख रहे हो कि किस तरह एक नेटवर्क के थ्रू जो है हमने अपने डिफरेंट तरह के जो क्लाइंट्स हैं उनको डिफरेंट तरह के अपने सर्वर्स के साथ जो है वो क्या किया हुआ है, लॉजिकली कनेक्ट किया हुआ है। अब जिस भी क्लाइंट को जो उनसे डाटा को एक्सेस करने की नीड होगी, वो बेसिकली अपने उस स्पेसिफिक सर्वर को जो है वो रिक्वेस्ट सेंड करेगा, तो ऑटोमेटिक डाटा को एक्सेस कर पाएगा। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा दोस्तों, क्लाइंट सर्वर सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स। कहते हैं हमारे पास जो क्लाइंट सर्वर मॉडल है ना, इसके अंदर जितने भी सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स हैं ना, उनकी डिफरेंट जो है वो टाइप्स होती हैं। वो कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, कहता है इसमें 4 तरह के डिफरेंट कंपोनेंट्स यूज़ किए जाते हैं। पहला यूज़र इंटरेक्शन प्रेजेंटेशन सब सिस्टम, दूसरा जो है एप्लीकेशन सब सिस्टम, तीसरा डेटाबेस मैनेजमेंट सब सिस्टम, और चौथा मिडलवेयर। तो ये आपने नाम याद रखने हैं अच्छे से कि जनाब जो आपके क्लाइंट सर्वर मॉडल है, इसके अंदर बेसिकली जो सिस्टम लगे होते हैं, जो सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स लगे होते हैं, वो उनके अंदर कंपोनेंट्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, और उनकी कितनी टाइप्स हैं, 4 टाइप्स हैं। तो ये आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बन गया। उसके बाद आपको इन टाइप्स के नाम याद होने चाहिए। पहली टाइप का नाम है यूजर इंटरेक्शन प्रेजेंटेशन सब सिस्टम, दूसरी टाइप का नाम है एप्लीकेशन सब सिस्टम, तीसरी टाइप का नाम है डेटाबेस मैनेजमेंट सब सिस्टम, और चौथी टाइप का नाम है मिडलवेयर। समझ आ गई बात की। तो ये आपने नाम अच्छे से जो है वो याद कर लेने हैं कि आपके क्लाइंट सर्वर मॉडल के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कहता है क्लाइंट सर्वर सिस्टम रिप्रेजेंटेटिव, यानी हमारे क्लाइंट सर्वर मॉडल के अंदर जितने भी दोस्तों सिस्टम यूज़ किए जाते हैं, उन सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के लिए हम डिफरेंट तरह की सर्वर की टाइप्स यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे कितनी सारे टाइप्स यूज़ करते हैं, 4 टाइप्स यूज़ करते हैं। ये भी आपने याद रखनी है। जैसे ऊपर आपने पढ़ा कि इसमें कंपोनेंट्स कितने होते हैं, 4 होते हैं। उन कंपोनेंट्स के आपको नाम याद होने चाहिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ये जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे एमसीक्यू तो शॉर्ट ये भी बन सकता है कि आपके क्लाइंट सर्वर सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने टाइप्स होती हैं सर्वर की। तो 4 टाइप्स होती हैं। उन टाइप्स के नाम याद होने चाहिए। तो पहली सर्वर की जो टाइप है उसका नाम है फाइल सर्वर्स, दूसरी सर्वर की जो टाइप है उसका नाम है डेटाबेस सर्वर्स, तीसरी टाइप का नाम है ट्रांजैक्शन सर्वर्स, और चौथी टाइप का नाम है ग्रुप वेयर सर्वर्स। अब इन चारों टाइप्स की आपको नाम याद तो आपने कर दिए कि ये 4 डिफरेंट सर्वर्स की टाइप्स हैं जो हमारे क्लाइंट सर्वर सिस्टम्स में रिप्रेजेंट की जाती हैं। अब इन चारों में से दोस्तों हम कोई एक सर्वर जो है वो उसकी टाइप जो है वो यूज़ करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मान लो जैसे पहला सर्वर है जी, सर्वर की जो कौन सी टाइप है, फाइल सर्वर। इसमें क्या होता है, इसमें आपका जो क्लाइंट है वो डिफरेंट फाइल्स की फॉर्म के अंदर अपने डाटा को पहले सिलेक्ट करता है, जो उसके जिस डाटा की उसे नीड होती है, और उसके बाद अपने सर्वर को जो है रिक्वेस्ट सेंड करता है। सर्वर जो है उसके अकॉर्डिंग, उसके सिलेक्टेड रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग जो है उसको रिजल्ट जो है वो नेटवर्क के थ्रू जो है वो सेंड कर देता है क्लाइंट को। ठीक है, तो ये फाइल सर्वर की समझ आ गई। यानी ऐसे सर्वर जिसके अंदर जो क्लाइंट है वो
डिफरेंट फाइल्स के थ्रू अपने रिकॉर्ड को पहले सेलेक्ट करता है और देन अपनी रिक्वेस्ट जो है वो सर्वर को सेंड करता है, और फिर सर्वर उसके अकॉर्डिंग उसका डाटा जो है वो उसको नेटवर्क के थ्रू सेंड कर देता है। जबकि दोस्तों जो दूसरी टाइप है डाटाबेस सर्वर, इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली सर्वर जो है सॉरी क्लाइंट जो है वो डिफरेंट एसक्यूएल क्यूरीज के थ्रू जो है अपनी रिक्वेस्ट सर्वर को सेंड करता है। सर्वर उन एसक्यूएल क्यूरीज को जो है वो प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद उनके अगेंस्ट जो भी रिजल्ट आता है वो रिजल्ट नेटवर्क के थ्रू जो है वापस क्लाइंट को सेंड कर दिया जाता है। तीसरी जो टाइप है ट्रांजैक्शन सर्वर, इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली क्लाइंट जो है वो डिफरेंट रिमोट प्रोसीजर को इन्वॉक करता है, इन्वोक्स करता है, इन्वोक्स का मतलब होता है उनको रन करता है। यानी क्लाइंट जो है वो क्या करता है, डिफरेंट रिमोट प्रोसीजर को इन्वोक्स करके उनको उनकी रिक्वेस्ट जो है वो अपने सर्वर को सेंड करता है। सर्वर उन प्रोड्यूस की मतलब सर्वर क्या करता है, उन प्रोसीजर को एग्जीक्यूट करता है और उनके अगेंस्ट जो भी रिजल्ट आता है उसको क्लाइंट को जो है वो फॉरवर्ड कर देता है। उसके बाद ग्रुप वेयर सर्वर्स, ये कौन से सर्वर होते हैं दोस्तों, इन सर्वर्स में बेसिकली हम डिफरेंट जो है ना वो इसके थ्रू एप्लीकेशंस के थ्रू जो है वो अपने डिफरेंट फॉर्म्स, आप कह सकते हो डिफरेंट एप्लीकेशंस के अंदर डिफरेंट फॉर्म्स के थ्रू अपना रिक्वेस्ट जो है वो सर्वर को सेंड करते हैं। सर्वर जो है उन डिफरेंट फॉर्म्स के थ्रू डाटा जनरेट करके हमें जो है वापस फॉरवर्ड जो है वो रिजल्ट सेंड कर देता है। तो इसमें डिफरेंट तरह की अपने ग्रुप वेयर सर्वर्स के अंदर जो है डिफरेंट तरह की एप्लीकेशन यूज़ होती हैं, और इन एप्लीकेशंस के थ्रू हम डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर लाइक टेक्स्ट की फॉर्म में, इमेजेस की फॉर्म में, बुलेटिन बोर्ड्स की फॉर्म में या वीडियो की फॉर्म के अंदर जो है वो अपना रिक्वेस्ट जो है वो सर्वर को सेंड करते हैं। सर्वर जो है बदले में हमें रिकॉर्ड जो है वो हमारा जो रिजल्ट है, जो आउटपुट है वो सेंड करता है। उसका दोस्तों नेक्स्ट आ जाता है क्लाइंट सर्वर मॉडल की कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। अब दोस्तों जिस तरह आपने ऊपर पहला जो मॉडल था आपका डाटा सेंट्रल मॉडल या फिर जिसको हम रिपोजिटरी मॉडल कहते हैं, आपने उसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज पढ़े। अब इस तरह हम अपने जो दूसरा मॉडल है या जो दूसरा हमारे पास ये जो पैटर्न है क्लाइंट सर्वर मॉडल, इसके फ़ायदे और नुकसान पड़ेंगे। तो क्लाइंट सर्वर मॉडल के दोस्तों जो फ़ायदे हैं उनमें जो पहला फ़ायदा वो है जी, इट मेक्स इफेक्टिव यूज़ ऑफ नेटवर्क सिस्टम। ये हमारे नेटवर्क सिस्टम को बहुत ही इफेक्टिवली जो है वो यूज़ करने में हमें मदद देता है क्लाइंट सर्वर मॉडल, ठीक है। दूसरा जो इसका फ़ायदा वो क्या जी, एडिंग न्यू सर्वर्स और अपग्रेडिंग एग्जिस्टिंग सर्वर्स बिकम ईजियर। कहता है ये जो क्लाइंट सर्वर मॉडल होता है ना, इसका जो दूसरा फ़ायदा ये है कि इसमें अगर हमने कोई नया सर्वर ऐड करना ना, वो भी बहुत ईजी होता है, और अगर पहले से मौजूद सर्वर को अपग्रेड करना है तो वो भी बहुत ही ईजी होता है। जो इसका तीसरा फ़ायदा वो है जी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा इज स्ट्रेट फॉरवर्ड इन दिस केस। कहता है जो हमारे पास क्लाइंट सर्वर मॉडल होता है ना, इसके अंदर डाटा को डिस्ट्रीब्यूट करना डिफरेंट क्लाइंट्स के दरमियान, कहता है वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, बहुत ही ईजी होता है। उसके दोस्तों क्लाइंट सर्वर मॉडल के डिफरेंट नुकसान हैं। उनमें पहला जो नुकसान है वो है जी, देर इज़ नो स्टैंडर्ड वे ऑफ शेयरिंग डाटा, सो सब सिस्टम में यूज डिफरेंट डाटा ऑर्गेनाइजेशन। कहता है जो क्लाइंट सर्वर मॉडल का जो पहला नुकसान है ना वो ये है कि इसमें डाटा को शेयर करने का कोई भी एक स्टैंडर्ड वे नहीं होता है, और हर सब सिस्टम अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग डाटा को जो है वो क्या कर रहा होता है, डिफरेंट तरीक़ों से ऑर्गेनाइज कर रहा होता है। उसके बाद जो दूसरा इसमें नुकसान है वो है जी, ई सर्वर नीड्स अटेंशन। कहता है क्लाइंट सर्वर मॉडल के अंदर जितने भी सर्वर यूज़ होते हैं वो तमाम के तमाम सर्वर जो है उनको अटेंशन की जो है वो नीड होती है। उसके बाद तीसरा जो नुकसान है वो ये है, देयर इज़ नो सेंट्रल रजिस्टर ऑफ नेम्स एंड सर्वर। कहता है इसमें कोई भी सर्वर्स के मतलब जो सर्विसेज हैं उनके ना तो नेम रजिस्टर होते हैं, और ना ही उनके कौन कौन से वो सर्विसेज किन किन सर्वर्स के थ्रू जो है वो परफॉर्म की जाएंगी, ना ही ये रजिस्टर होता है। तो ये इसका तीसरा नुकसान हो गया। और इसके अंदर फिर हमें कि सर्वर कौन कौन से यूज़ हो रहे हैं और उन सर्वर्स के अगेंस्ट कौन कौन सी सर्विसेज जो हैं वो अवेलेबल हैं, ये फाइंड करना बहुत ही मुश्किल होता है किसके अंदर, क्लाइंट सर्वर मॉडल के अंदर, ठीक है। तो ये तीन इसके ड्रॉबैक यानी डिसएडवांटेज हो गए। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट कहता है, जब भी हम क्लाइंट सर्वर मॉडल को कॉन्फ़िगर करते हैं ना, उसको इंस्टॉल करते हैं, तो कहता है उसको इंस्टॉल करने के दो तरीके हैं। पहले हम टिन क्लाइंट मॉडल का इस्तेमाल करते हैं या फिर हम फ्लैट क्लाइंट मॉडल का इस्तेमाल करते हैं। तो ये दो तरीके हैं जिनके थ्रू हम जो है अपने क्लाइंट सर्वर मॉडल को जो है कॉन्फ़िगर करते हैं। तो आपने इन दोनों के आपको नाम याद सिर्फ होने चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा जो लेक्चर है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।